अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये नीचे ही जा रहे हैं, चलिए पहले इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा बेटा, इसमें हम लोग सेल चैप्टर में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। मैं तुम्हें यहाँ पहले टॉपिक्स लिखवा देता हूँ, फिर शॉर्ट और लॉन्ग अलग से लिखवाऊंगा। एक टॉपिक है बड़ा अच्छा सा, न्यूक्लियस। एक टॉपिक है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जी। टॉपिक है आपके पास गोल्जी या गोल्जाई बॉडीज, या जिसको हम लोग कहते हैं गोल्जी एपरेटस। हम्म। टॉपिक है आपके पास, अल्लाह भला करे, डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल। ये लास्ट टॉपिक है खैर। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सेम बोर्ड में ना डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत आगे पीछे हुई हुई है। तो सीक्वेंस का मसला नहीं, हम पहले कोई करें सेम बोर्ड में, लेकिन ये है कि चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, टॉपिक्स पूरे होने चाहिए। तो ये चीज़ होती है। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हो गया। एक और है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस पर है ये, लेकिन टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। इस सेल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने की टेक्निक्स वगैरह, इसमें काफ़ी सब टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें। एक और है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। हम्म। एक है आपके पास, ये हो गया गोल्जी बॉडीज हो गया। एक आपके पास है पर ऑक्सीसोम्स। एक आपके पास है लाइसोसोम्स। एक आपके पास है ग्लाइऑक्सीसोम्स। ये हो गया आपके पास राइबोसोम्स, लिखा नहीं, राइबोसोम्स नहीं लिखा। ये हो गया न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। एक और आपके पास है, काफी आता है ये भी टॉपिक, प्लास्टिड्स। अब इसके बाद में थोड़ा सा मिसलेनियस लिख देता हूँ। मिसलेनियस में आपके पास आ जाता है माइक्रो बॉडीज, इस तरह सेंट्रियोल वगैरह वो सब होते हैं माइक्रो बॉडीज। ये इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और इसमें आता है साइटो स्केलेटन। और इसमें आता है आपके पास सीलिया। एक टॉपिक है फ्लैजिला का है, ये एक्सेट्रा। तो आपके पास ये सब हो गया। हाँ, एक लास्ट वाले सेल वॉल है, और एक है सेल मेम्ब्रेन। तो तकरीबन कमोबेश, आई होप मैंने कोई टॉपिक मिस नहीं किया होगा इसमें। तो ये सब आते हैं। अब सर इसमें से शॉर्ट कौन से, लॉन्ग कौन से, तो ये भी बता देता हूँ। एस फॉर शॉर्ट है, न्यूक्लियस शॉर्ट, ये वाला शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, सही शॉर्ट। माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट, प्रोसिसोम्स, लाइसोसोम्स, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और एक लॉन्ग बस। तो एक लॉन्ग है बस बतूल इसमें सेल मेम्ब्रेन। उसकी डायग्राम भी आती है, सेल मेम्ब्रेन प्लस उसकी एक पूरे डायग्राम। चैप्टर में ये लॉन्ग है बस। बस। लेकिन ये बॉटनी सही। का चैप्टर है ना, फर्स्ट है कि बॉटनी थोड़ी सी टफ है, तो इसलिए ये करवा देना चाहिए शुरू में ना। ये वाला करवा देना चाहिए, ए सेलुलर लाइफ करवा देना चाहिए। तो ये इस तरह है। जब हमारे पास इंशाल्लाह एक पेज बन जाएगा ना बतूल, तो तुम खुद देखोगी कि इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि हम लोग जो है वो, चाहे कॉलेज से आगे जाएं या पीछे जाएं, वो मसला नहीं, हम उस रेस में नहीं जाएंगे कि हमें कॉलेज से आगे जाना है। वो तो कुछ टॉपिक्स पढ़ा के चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। हमें ये हो जाएगा कि हमारी तैयारी साथ साथ हो रही कि नहीं। जब तक मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारे फिर मैं टेस्ट भी स्केड्यूल करूंगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या पैटर्न होगा, तो तुम्हारी तैयारी अच्छी हम्म। होगी। तो हमें उस पेस में नहीं जाने की, नहीं सर मुझे पहले जाना है कॉलेज से, मतलब मुझे थोड़ा सा अहेड होके तैयारी करनी है, लेकिन उसमें ना क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो भाई अब आपके पास ये जो है, मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार। बस। हाँ जी, बतूल कुछ कह रही हो? जी, मैं ये बोल रही थी कि असल में ना हमारे इस अगस्त के एंडिंग में ना हमारे क्विज वगैरह होंगे। हाँ देखो तो जरा, अभी कुछ तो पढ़ाया भी नहीं ज्यादा, और क्विज भी हाँ, किया। अजीब यार। यही यही यही। यही होता है। तो मसला ये है कि फिर ना क्विज होंगे, इसलिए मैं चाह रही थी कि हम लोग थर्ड चैप्टर पहले पढ़ लें, तो कि उसका हाँ वो क्विज निकल जाए, हो जाएगा मतलब। सही, कोई तो मसला नहीं। तो तुम कर लो। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टार का मतलब तुम्हें पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 स्टार मैंने हम्म। दिया है टॉपिक नंबर 5 को, और टॉपिक नंबर 12 को, और टॉपिक नंबर 7 से लेके 9 तक भी। ये इतने ज्यादा नहीं आते, बल्कि सॉरी लाइसोसोम आता है, तो मैं इसको 3 स्टार दूंगा, सॉरी। ये चीज है। जी नहीं, स्टार्ट करें अब चैप्टर, डन। जी जी। भाई अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। अब ये सेल क्या चीज़ है, हम सबको पता है सेल क्या चीज़ है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
ठीक है, तो मैंने लिख दिया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर चीज सेल से मिलके बनी है। बिल्कुल सही है। तो सेल को जो पुराना नाम है सेल का, सेल को बोलते थे सेला। सेला। सही है, ये इसका एक और भी नाम है पुराने टर्म्स में, क्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब निकलता है हॉलो चैम्बर्स। सही, तो सेल का वर्ड किससे निकला? सेला से, क्यूल से। इसका मतलब है हॉलो चैम्बर्स। यानी कि एक साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने प्लांट सेल्स में, उन्होंने प्लांट्स में देखा कुछ माइक्रोस्कोप से कि कुछ ये हॉलो चैम्बर्स पड़े हुए प्लांट टिश्यू के अंदर। और रॉबर्ट हुक साहब ने प्लांट के किस हिस्से को देखा बतूल? तो तुम्हारा आंसर होगा सर स्टेम। लेकिन स्टेम के हम्म। भी सबसे बाहर वाले पार्ट को देखा। इसको कॉर्क कहते हैं। कॉर्क, CORK। सही, तो उन्होंने हम्म। देखा कि यार ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी हैं, माइक्रोस्कोप से नजर आ रहे हैं, और ये अंदर से एम्प्टी है। तो उसने उसका नाम क्या रख दिया? खाली चैम्बर्स, हॉलो चैम्बर्स। लेटर वो पता चला ये एम्प्टी नहीं होते। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप ज्यादा एडवांस नहीं थे, तो उस वक्त इतना अंदर का पता नहीं चला। हाँ, साइड पे इसको थोड़ा थोड़ा सा पैकेट्स नजर आए, साइड्स पे थोड़े से। इसको जितना उसकी एबिलिटी थी देखने की, समझने की, तो उसने ये देखा। अब वो, हमें पता है कि प्लांट सेल्स में जो होते हैं, इनको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? बहुत आसान नाम। इनको हम लोग बायो में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल्स में होते हैं और जो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। नाम सुना है ना तुमने क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। सही है। और ये प्लांट्स में कौन सा कलर देते हैं बतूल? ये प्लांट्स में देते हैं ग्रीन कलर। सही है जी, तो ये आपके पास इसने ये देखा। अच्छा, सेल जो है बेटा, ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। हाँ जी बतूल, डन है। जी जी। सही, आपकी बुक्स में इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, देना चाहते हैं उनको सही से कि भाई किसने बताया क्या नहीं। सेल थ्योरी भी नहीं है न्यू टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जबकि आप लोग 9th क्लास में सेल थ्योरी पढ़ चुके हो। सही, अब मैं आपको थोड़ा सा न्यू बुक की तरफ लेकर आता हूँ। सेल तो पता चल गया ये सब है, सेल के बिना जिंदगी नहीं है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक हो या बहुत सारे हो, सेल्स तो मौजूद होंगे लाजमी। अब दो किस्म के बेटा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक आपने सुना होगा बेटा यूकेरियोटिक सेल, एक आपने सुना होगा प्रोकैरियोटिक सेल। एक होता है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल और एक आपके पास होता है यूकैरियोटिक। अगर मैं कहूँ कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक चीज क्या है, तो आपका आंसर होगा सेल। और सेल को कंट्रोल कौन करता है? तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। सही, तो सही। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है फॉल्स। यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है, समझो, उसका मतलब है फॉल्स, यानी कि किसी भी चीज का ना होना या सही से बना हुआ ना होना। और कैरियन, कैरियो का वर्ड निकला है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है बायो में न्यूक्लियस। यानी कि इनके पास ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होगा जिसमें, जैसे मैंने सेल तो बना दिया और मैंने इसके अंदर का DNA वगैरह भी बना दिया, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस है। आप कहोगे नहीं सर न्यूक्लियस सही बना हुआ नहीं है, ये जो मैंने छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बनाए ये न्यूक्लियस है। यानी कि ये लेस डेवलप्ड है या लीस्ट डेवलप्ड है? तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ही क्या है, लीस्ट डेवलप्ड है। तो लीस्ट डेवलप्ड चीज़ों को बायो में हम लोग फॉल्स भी कह सकते हैं। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो भी सही कह रहा है। यानी कि ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस का ना होना, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन सा होते हैं ऑन दी अदर हैंड? यूकैरियोटिक सेल ऐसा होता है कि जैसे ये सेल है, इसके अंदर बकायदा न्यूक्लियस है प्रॉपर, और उसके अंदर बकायदा क्या होता है? DNA वगैरह, जेनेटिक मटेरियल। तो आपको बतूल ये मुझे बताओ बेटा, यूकैरियोटिक सेल ज्यादा एडवांस लग रहा है, डेवलप लग रहा है, या प्रोकैरियोटिक सेल? यूकेरियोटिक। बिल्कुल, तो यू का मतलब यहाँ पे क्या है? कैरी ऑन तो न्यूक्लियस हो गया, यू का मतलब होता है बायो में ट्रू। तो यूकैरियोटिक सेल का एक और नाम होता है ट्रू न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक सेल का एक और नाम बायो में होता है फॉल्स न्यूक्लियस। सही। सही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं? सबसे पहले ये तो कहना आसान है कि इंसान भी इसी में आता है, इसी एग्जांपल्स में, बिल्कुल। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी हैं। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स आ गए। किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स आ गए। एनिमल्स भी आ गए।
तो दुनिया में टोटल कितने किंगडम्स है बतुल? 5 किंगडम्स हैं, जिसमें से 3 यहाँ लिख दिए, अब 2 बचे हुए। एक किंगडम का नाम है किंगडम प्रोकैरियोट्स, जिसमें बैक्टीरिया आता है। तो प्रोकैरियोट्स नाम से जाहिर है वो मैं यूकैरियोट्स में नहीं लिख सकता। तो प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता या ना होने के बराबर है, और उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। अब या 5 में से मैंने 3 किंगडम यहाँ 4 लिख दिए। 3 एक तरफ और एक तरफ। प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। आपके पास ये प्रोकैरियोट्स। आपके पास एक और बचा है बतूल, जिसका नाम भी पी से आता है, जिसमें अम्यूबा, पैरामीशियम वगैरह आता है। तुमने पढ़ा होगा 9 क्लास के शुरू के चैप्टर्स में। उसको कहते हैं बेटा प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्ट, या आप इसको तो बिल्कुल प्रोटोक्टिस्ट भी कह सकते हो। अमीबा का नाम सुना है ना अगर तुमने? अमीबा का, अमीबा। जी तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, यूक्लिना। ये प्लीज बंद कर दो दरवाजा। सही है। तो इसमें आता है, एक सेकंड में थोड़ा एडजस्ट कर दो। इसी में आ गए तो बेटा सारे तकरीबन ज्यादातर कौन है? यूकेरियोटिक सेल ही है। बस प्रोकैरियोट्स जो है वो उनके पास फॉल्स न्यूक्लियस है। कोई मसला नहीं, फॉल्स का मतलब नाउजुबिल्लाह कोई अल्लाह की बनाने में कोई वो नहीं है। ये अपने हिसाब से खुश हैं, ये अपने हिसाब से खुश है, मसला नहीं है। जब तुम ये चैप्टर पढ़ लोगी तब तुम्हें आइडिया होगा कि हाँ यार ये डिफरेंसेस हैं। अभी मैं तुम्हें इसके डिफरेंसेस में और मजीद बताऊंगा, इतना समझ नहीं आएगा। लेकिन अभी मैंने हिंट दे दिया आपको कि भाई जब सेल की बात हो रही है तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सर देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स किस लिहाज से? अकॉर्डिंग टू जी द न्यूक्लियस, बिल्कुल। द वंस हम्म which do not have proper nucleus are called prokaryotic cell. The type of cells which do have a proper nucleus या well developed nucleus या true nucleus, they are known as eukaryotic cells. So सही है, इसमें ये सब आ गए। आपके पास एक ये टॉपिक हो गया। अच्छा, सही बतूल, समझ आया? डन। जी जी अब आ जाओ सबसे पहले, जो सेल होता है, मैं यहाँ पे 9 क्लास की तरह जो है वो ये नहीं बताऊंगा। ये तो 9 क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी सबने पढ़ा हुआ है कि भाई ये वाला जो है वो प्लांट सेल है, ये वाला जो है वो एनिमल सेल है। फर्स्ट ईयर कहती है कि हम्म भाई अब ये फाउंडेशन और ये बेसिक चीज़ों पे ना जाओ, आप डायरेक्ट आ जाओ मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात ये है कि इस चैप्टर में सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए था। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस, जो एक सेल की जो समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बिना सेल जो है वो अधूरा है। क्योंकि इंसान को कंट्रोल करता है सेल, यानी कि किसी भी जानदार को कंट्रोल करता है सेल, और सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में, जी 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 बिल्कुल। सर न्यूक्लियस का आपने दिखाया था, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से दोनों से मैच करके बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने खाली इस लिखे हुए को रीड कर दिया तो मैं अच्छा टीचर नहीं कहलाऊंगा। सिंपल। तो भाई न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है वो उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन क्यों क्यों? क्योंकि जिस तरह एक एनिमल में या जिस किसी में भी, एक जानदार में, स्पेसिफिकली इंसान की बात करें तो हमारी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है ब्रेन। तो इसी तरह न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। आंसर दिया हुआ है बिकॉज। तो जहां जहां बतूल आपको बुक्स में ये वर्ड नजर आए ना, ये हम्म जो ये रीजनिंग है, जोलॉजी में रीजनिंग भी आते हैं। तो सर आप तो बॉटनी पढ़ा रहे हैं, तो बॉटनी में भी रीजनिंग आते हैं। रीजनिंग का मतलब क्या होगा? उसका सवाल स्टार्ट होगा या तो वाई से, ज्यादातर, या तो हाउ से। लेकिन हाउ कम वाले आते हैं, वाई वाले ज्यादा आते हैं। तो बॉटनी में क्या एक समझो एक धोखा होता है। बॉटनी के सेक्शन बी में रीजनिंग आते हैं, लेकिन लिखे हुए नहीं होती इसकी हेडिंग की रीजनिंग है। बच्चों को खुद आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बतूल? क्या बाय बाय बिल्कुल सवाल में लिखा होगा कि वाई न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर। तो तुम इसका पूरा भी लिख सकती हो और बिकॉज से भी स्टार्ट कर सकती हो। बिकॉज से स्टार्ट करने में अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता एग्जामिनर पे। वो कहता है कि यार बच्चे ने बहुत जल्दी जल्दी किया है। आप पूरा लिख दो, न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन स्लैश कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सिंपल। हम्म तुम्हें पूरे 2 हम्म नंबर मिल जाएंगे इसके। तो क्या टेंशन है? हम्म अच्छा, इसकी भी चीज़ क्या है, इसकी भी मैंने रीजनिंग का एक अलग पीडीएफ बना हुआ है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट। रीजनिंग्स पीडीएफ बॉटनी, फर्स्ट ईयर बॉटनी, फर्स्ट ईयर रीजनिंग्स पीडीएफ, आई गेस यही होगा। ये देखो दिखाता हूँ, उसमें मैंने बनाया था फर्स्ट ईयर बॉटनी रीजनिंग सेक्शन बी। ये देखो बतूल, ये सारे सवाल नजर आ रहे हैं बेटा? 42 तकरीबन सवाल आते हैं। तकरीबन ज्यादातर किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वाई।
ये सारी वाइस रीजनिंग है मतलब। बिल्कुल, ये सारे रीजनिंग्स हैं, ये 2024 में बनाए थे, या इसमें और अपडेट कर दूंगा मैं। वाई राइबोसोम्स आर सो कॉल्ड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्यों कहते हैं, वाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, पूरे बॉटनी के। वाई प्लांट सेल वॉल इज रिजिड यानी कि हार्ड, वाई राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसके आंसर्स एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, मतलब वर्बली, लेकिन मैं इसको लिख के मैं तुम्हें समझा दूंगा, मसला नहीं है। ये चीज़ है उसके, मतलब आंसर जियोलॉजी के भी हैं काफ़ी। तो मटेरियल तो है, मटेरियल की टेंशन ही लो, तो वो जी जी। मसला नहीं है। अच्छा, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक साहब ने तो सेल डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन 1831। तो फर्स्ट ईयर के लेवल पे तुम्हें ये रट्टा मारना है, एमडी कैट में तुम्हें ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक न्यूक्लियस जो है, अगर हम प्लांट और एनिमल सेल्स में अब कंपैरिजन देखें तो तुम्हें थोड़ा सा फर्क नजर आ जाएगा कि ये रहा एक प्लांट सेल, रेक्टेंगुलर शेप, और स्फेरिकल शेप हो गया एनिमल सेल। जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस होता है बतूल, वो बिल्कुल सेंटर में होता है, और जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा होता है साइड पे। क्यों भाई ऐसा? तो क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो सेंटर में मौजूद होता है, उसको कहते हैं वैक्यूल, जो चीजें स्टोर करता है प्लांट की, वैक्यूल। तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है साइड पे, लेकिन हम लोग बायो में साइड वाइड नहीं कहते, ये एक अजीब सा टर्म है। तो साइड की चीज को हम लोग बायो में कहते हैं पेरिफेरल। Peripheral। पेरिफेरल, ये जैसे हमारे हार्ट है, दिल, वो हमारे सीने वो हमारे बॉडी के सेंटर में, तो सेंटर वाली चीज को एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। और जो हमारे अपर लिम्स हैं और लोअर लिम्स हैं, हाथ पांव, वो थोड़ा सा सेंटर से अवे हैं, तो उनको हम कहेंगे पेरिफेरल। तो इस तरह होता है वो। और जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस है वो तो एग्जैक्ट सेंटर में है। क्योंकि इसमें भी वैक्यूल्स हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, पूरे सेल में फैले हुए हैं। ये चीज है, फर्क एक। सही है। एक न्यूक्लियस अगर आप माइक्रोस्कोप में सेल में देखो, तो आपको सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा तो ना ना सही, चलो इससे भी बड़ा वैक्यूल होता है खैर, लेकिन एक वाज़ेह तौर पर आपको नजर तो आएगा। तो आप लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट भी कह सकते हो, लेकिन प्रोमिनेंट वाला टर्म ज्यादा याद रखना है। एक सेल में सबसे ज्यादा जो है वो क्लियरली विजिबल, डोमिनेंट, प्रोमिनेंट, वो कौन होता है? न्यूक्लियस। ये अच्छा पॉइंट लगा मुझे बुक से, तो मैंने ऐड कर दिया था। और इसका कॉमनली शेप क्या होता है? कॉमनली इसका शेप होता है स्फेरिकल शेप। तो आपको ज़्यादा बेहतर तब याद मतलब आपको याद रहेगा कि आप कॉमन शेप याद कर लो। कुछ सेल्स में इसका स्ट्रक्चर लोब जैसा भी होता है, लोब्ड। अब जैसे तुमने नाम सुना होगा बेटा WBCs का, वाइट ब्लड सेल्स, उनका जो न्यूक्लियस जी। होता है ना बतुल, वो कुछ इस तरह होता है। अब तुम बोलोगे सर आपने ये क्या बना दिया, ये एक ही न्यूक्लियस है, बस उसके डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े से हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये लोब्स होते हैं। लोब्स को कहते हैं पार्टीशन। तो मतलब है तो ये एक ही न्यूक्लियस, लेकिन ये मल्टी लोब्ड है, इसके काफी काफी स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग। ज्यादातर इसका शेप तो कॉमनली शेप, इसका कॉमन शेप क्या है? इसका स्फेरिकल होता है। तो ये चीज हो गई आपके पास। यूकेरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अच्छे से बना हुआ होता है। और कैसे? क्योंकि इसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ NM। प्लांट सेल में भी। हाँ। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने डबल बनाने की कोशिश करी, तो आपसे अगर सवाल आ जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल, तो आपका आंसर होगा डबल मेम्ब्रेन। सर इस मेम्ब्रेन का फायदा क्या होता है? इस मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस की अंदर की चीजों को, जैसे ये न्यूक्लियस की अंदर की चीजों को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। सर साइटोप्लाज्म क्या है? साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल, और प्लाज्म मतलब फ्लूइड। तो मतलब सेल का फ्लूइड कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो चीजें हैं वो अलग हैं, न्यूक्लियस में जो चीजें हैं वो अलग हैं। ठीक है सर, इस सेल मेम्ब्रेन में क्या थोड़े से पोर्स होते हैं, ताकि कोई कोई ना कोई चीज जो है वो एक्सचेंज हो जाए? हाँ, इस सेल मेम्ब्रेन में थोड़े से बहुत क्या होते हैं, बल्कि थोड़े नहीं, काफी हद तक पोर्स होते हैं, ताकि चीजों को कभी एक्सचेंज होना होता है तो वो आराम से एक्सचेंज हो सकती है। तो आपका आंसर होगा यस, चाहे वो न्यूक्लियस से जाए साइटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म से आए न्यूक्लियस। तो सही। जहाँ मेम्ब्रेन होती है वहाँ ज़्यादातर एक्सपेक्टेड है कि पोर्स भी हैं। तो उन पोर्ट्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्ट्स। फायदा क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जो मैंने यहाँ पे रेड से किया हुआ है, अगर तुम वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, खैर इतना तो टाइम नहीं मिलता कि आप अलग अलग मार्कर्स अपने या अपना जो भी है फाउंटेन पेन मार्कर से या पॉइंटर से स्विच कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। ये टाइम थोड़ा सा तुम्हारा ज़्यादा ले लेगा, तो अब पूरे लिखो ब्लू से। और जो मैंने यहाँ पे रेड किया हुआ है PDF में,
अभी पढ़ाते वक्त नहीं, जैसे मैंने ये ब्रेन किया हुआ ये, तो तुम वहां पे उसको बोर्ड में तुम अगर ब्लैक से अंडरलाइन कर दोगी तो बहुत अच्छे इंप्रेशन जाते हैं, नंबर अच्छे मिलते हैं। हम्म। ये चीज़ है बिल्कुल। तो इससे फायदा क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, या वाइस वर्सा कह लो। अच्छा सर, इन इन पोर्स में कुछ खास प्रोटीन लगे हुए होते हैं, वो हमें फौरन नजर तो नहीं आते। इन पोर्स में खास दरवाजे लगे हुए हैं, उन दरवाजों का काम क्या है? जैसे मैंने थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करी। इन पोर्स में कुछ खास तौर पे चैनल्स बने हुए होते हैं, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। इनका काम यही है ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को। तो खाली पोर नहीं होते, पोर के साथ साथ दरवाजे प्रॉपर लगे हुए हैं, दरवाजों का नाम होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या इन ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट हम बिल्कुल आसान लफ्जों में तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, लेकिन आपकी बुक्स में इसका नाम एक और दिया हुआ है, न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोरिन न्यूक्लियर पोर्स में स्पेशल एक प्रोटीन होता है जो ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। तो आसान लफ्जों में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और न्यूक्लियोपोरिन मतलब न्यूक्लियस के पोर्स में लगा हुआ है। ये चीज है। सर सेल के फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो मेरा जवाब होगा साइटोप्लाज्म। सर न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है? मैं कहूँगा बिल्कुल है। आप कहोगे सर क्या नाम उसका? मैं कहूँगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बस साइटो को निकाल के मैंने न्यूक्लियो लगा दिया, और प्लाज्म का मतलब तो क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो सर न्यूक्लियस का पुराना नाम क्या था? न्यूक्लियस का पुराना नाम था ग्रीक्स में, मतलब इसका टर्म था कैरियो, कैरियोन। तो मैंने इसका एक और नाम क्या रख दिया? ये आपकी बुक्स में है, न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और नाम कैरियो लिम्फ। आपकी बुक्स में नहीं होगा तो ये पुरानी सिन बोर्ड में तो था। तो दोनों याद कर लो, एटलीस्ट एक तो याद होना चाहिए। चलो फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो सर ये आपने लिखा कैसे नाम, ये कैरियो लिम्फ कैसे पढ़ा? कैरियो मीन्स क्या हो गया? न्यूक्लियस। और लिम्फ को कहते हैं फ्लूइड। बायो में लिम्फ को भी क्या कहते हैं इत्तेफाक से? फ्लूइड। और प्लाज्म को भी क्या कहते हैं इत्तेफाक से? फ्लूइड। तो कैरियो लिम्फ हो गया। सर इस न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या क्या चीज़ें हैं? इस न्यूक्लियर प्लाज्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी हुई है एक। क्या लिखा हुआ है ये? डीएनए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बतूल? आरएनए। मतलब डीएनए और आरएनए तो बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल मिला के। काफ़ी प्रोटीन्स भी मौजूद है, मेटल आयंस भी हैं। सर मैं चार में से दो याद कर लूँ और बाकी मैं एक्सेट्रा का वर्ड लिख दूँ? हाँ, तो दुनिया में ये वाला वर्ड लिखने के लिए तो आया ना, तो ये लाजमी लिख दिया करो भाई, एक्सेट्रा। जहाँ आपको लगे कि आप फंस रही हो पेपर में, बायो में, थ्योरी में, तो आप एक आध चीज़ इंपॉर्टेंट कर लो, तो बस सही है। तो सर ये मैं ना भी याद करूँ तो मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप एटलीस्ट डीएनए और आरएनए तो याद रखो। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद है? यानी कि एक सेल के अंदर जो होता है आपके पास क्रोमोसोम्स, नाम सुना होगा तुमने। सेल के अंदर होते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बता, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स, राइट? क्रोमोसोम्स के अंदर होता है एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का नाम होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दिस इज डीएनए, जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में ट्रांसफर करवाता है। डीएनए होता है, जीन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड। आरएनए क्या होता है सर? आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी एक मॉलिक्यूल है। ये क्या बनवाने के काम आता है? ये प्रोटीन बनाने के काम आता है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है इसका पूरा। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या क्या चीज़ें मौजूद है? न्यूक्लियोप्लाज्म में एक प्रोटीन भी मौजूद है, इस प्रोटीन का नाम ये है हिस्टोन प्रोटीन। जो मैंने आपको कटवाया था कि प्रोटीन ना भी याद करो, तो अगर याद करो तो फिर ये वाला पॉइंट भी लिख देना कि भाई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, और एक बड़ा मशहूर प्रोटीन है, उस मशहूर प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। सही। ये हमारे सब किसके अंदर है? ये हमारे मौजूद है हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी कि इसके अंदर, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। सही बतूल, डन। जी जी। अच्छा अब एक ये क्या चीज़ है सर? इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस। चंदा, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते, उसका हम नाम देते हैं, छोटा सा नाम है न्यूक्लियोलस। यानी कि अगर आपने ये न्यूक्लियस बनाया, जैसे ये सेल है, तो इसके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कहेंगे बायो में न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियो। हाँ जी। हाँ बतूल, कुछ पूछ रही हो? नहीं नहीं। ठीक है। तो बेटा सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। तो सर इसका क्या काम है अभी बताते हैं आपको। न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है जब सेल क्या हो रहा होता है? डिवाइड हो रहा होता है। याद करो, तुमने मैट्रिक क्लास में, सॉरी 9th क्लास में पढ़ा होगा माइटोसिस, मियोसिस, सेल जी। डिवीजन। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो आपको न्यूक्लियोलस नजर आएगा। आपका जवाब होगा यस। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो रहा होता है,
तो क्या ये न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है? बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाता है तो न्यूक्लियस के साथ ये भी गायब हो जाता है, और ये दोबारा रीअपियर होता है जब सेल डिवाइड हो जाता है। तो सर ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना मसला नहीं है, ये वाला छोड़ सकती हो, टेंशन नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे एक ऑर्गेनल बनता है जो बड़ा मशहूर ऑर्गेनल है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे बनता है बेटा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। देखो बायो बहुत आसान है बतुल, इसमें आपको जो है ना, बस कॉन्सेप्ट हो और दिल से पढ़ो, कोई मसला नहीं। देखो राइबोसोम, सब बच्चे परेशान हो जाते हैं व्हाट इज राइबोसोम, तो भाई कोई मुश्किल नहीं है। राइबोसोम्स में दो अलग अलग वर्ड्स हैं। राइबो अलग है, राइबो का मतलब होता है इसमें एक एसिड है, इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि RNA। और सोम का मतलब होता है बायो में बॉडीज। तो बेटा राइबोसोम्स में भर भर के कौन सी बॉडीज पड़ी हुई है? राइबोसोम्स एक ऐसी बॉडीज है यानी कि जिनमें बहुत ज्यादा क्या पड़ा हुआ है? RNA। मैंने। सही, और जिसके पास RNA होता है ना बतूल, वो बनाता है प्रोटीन। अगर मेरे पास RNA तो मैं भी प्रोटीन बनाऊंगा उसके जरिए से, तो मैं कहूंगा अपने आप को प्रोटीन फैक्ट्री। तो मैं कहूंगा कि यार राइबोसोम के पास क्या मौजूद है? आप कहोगी सर बहुत ज्यादा RNA। मैं कहूंगा RNA का फुल फॉर्म। तुम कहोगी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं कहूंगा क्या ये अम्मा अब्बा के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में ट्रांसफर करवाता है? तुम बोलोगी नहीं सर। मैं बोलूंगा क्या करवाता है? तुम कहोगी सर RNA के अंदर क्या, RNA क्या बनाता है? प्रोटीन। तो इसलिए राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, जो तुमने अभी देखा था ना रीजनिंग सवाल, कि व्हाई राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज? बिकॉज दे कंटेन abundant RNA. Because of the presence of RNA, they are involved in the synthesis of proteins. तो दैट्स वाई सही। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम खुद कहाँ पे असेंबल होते हैं, इनका खुद के मामलात कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। What is a nucleus? Nucleus is a little nucleus present inside nucleus. A nucleus is a small spherical structure present inside nucleus. And what is a nucleus? Nucleus is the most dominant structure in entire cell. In plant cell, it is present at the site या peripheral. In animal cell, it is present in the middle of the cell. सही बतूल, डन है? जी। आसान? इतना समझ में आया, यहाँ तक आया? जी जी। सही, कोई मुश्किल तो नहीं, कोई चीज़ पूछनी तो पूछ लो बतूल, मसला नहीं है। नहीं। सही है। अच्छा, एक और चीज सर, आपने कहा था न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे होते हैं। न्यूक्लियस का टॉपिक खत्म हो गया, अब न्यूक्लियस पे आ गए। न्यूक्लियस में बहुत सारे धागे होते हैं, उन धागों को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम क्रोमोजोम। से भी, हाँ देखो ये तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम आपको हर टाइम ऐसा अवेलेबल नहीं होगा। क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ कब नजर आएंगे? जब सेल डिवाइड हो रहा होगा। जैसे नॉर्मल सेल है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपको क्रोमोसोम बिल्कुल लगेगा, ऐसा लगेगा हैंड फ्री की तारें। तो ये कहलाता है इसको क्रोमेटिन नेटवर्क। तो याद रखना क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? ये पतले पतले धागे, यही आगे जाके कंडेंस होके क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम आपको सिर्फ कब विजिबल होगा? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सही है। क्रोमेटिन नेटवर्क का कौन नाम, ये जरूरी नहीं है याद करना, न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। सही है। तो ये चीज़ है। डन है बतुल यहाँ तक? अब एक और चीज जी। बताता हूँ तुम्हें, ये क्रोमेटिड्स क्या भला का नाम है? देखो सबसे पतला धागा, फिर उसके बाद थोड़ा सा, ये धागे का डायमीटर मैंने थोड़ा सा कर दिया है, ज्यादा थिक कर दिया इसको, सॉरी। एक मिनट, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने थिक कर दिया है, थिक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अभी बताता हूँ। फिर इसको मैंने इसकी मैंने कॉपी बना ली, रेप्लिकेशन कर दी इसकी, ये एक बन गया और एक ये बन गया। तो इन तीनों में फर्क है। तो सबसे पहले इस पतले धागे का नाम क्या था? इस पतले धागे का नाम था क्रोमेटिन। सही है। हाँ बिल्कुल, अब ये थोड़ा सा इसका डायमीटर थिक हुआ, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोमेटिड। क्या ये और मजीद थिक हुआ? नहीं सर, ये अब ये और मजीद ज्यादा थिक नहीं होगा, अब ये कॉपी बनाएगा। कॉपी करने को कहते हैं बिल्कुल रेप्लिकेशन। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ थिकनेस, थिकनेस। ठीक है। क्रोमेटिन थिक होके क्या बना? क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड की क्या हुई? क्रोमेटिड की हुई रेप्लिकेशन, यानी कि फोटोकॉपी बनी इसकी। तो एक क्रोमेटिड से कितने क्रोमेटिड हो गए हमारे पास? दो हो गए। अब इस दो वाले को क्या कहेंगे? मैं कहूंगा टू क्रोमेटिड्स। यहाँ कितने क्रोमेटिड्स हो गए? टू क्रोमेटिड्स। तो टू क्रोमेटिड्स इज इक्वल्स टू वन क्रोमोसोम। तो दो क्रोमेटिड्स मिलकर ही क्या बनाते हैं? एक क्रोमोसोम बनता है।
तो टू सही। क्रोमेटिड्स मिलके एक क्रोमोसोम, आप एक क्रोमोसोम कह लो, एक ही बात है। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स सर, ये ले, एक और ये दो। तो दो क्रोमेटिड्स मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। तो सर अभी तो आपने क्रोमोसोम इस तरह बनाया था, वो भी सही है, इस तरह बना लो। तो समझाने के दोबारा से इस तरह समझाना पड़ता है। तो दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में जुड़े रहें, तो बीच में एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है बेटा नेचुरली। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? उस मॉलिक्यूल का नाम है सेंट्रोमेयर। समझो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल होता है, दरमियान में एक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रखता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बायो में कहते हैं सेंट्रो, क्योंकि सेंटर में मौजूद है। और मेयर, सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रो का तो मतलब क्या हो गया बतूल, बीच में, सेंटर। मेयर का मतलब होता है मर, मर से निकला है। अब बायो में किसी भी वर्ड के एंड में मर आ रहा है ना, तो मर का मतलब क्या बोलोगी बतूल? मॉलिक्यूल है। सही है। अब मेरा अगला सवाल, क्योंकि बायो के है ना हम लोग, तो सवाल ही सवालात आते हैं जहन में। तो सर कौन सा मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, लिपिड्स, फैट्स, कौन से? तो आपका आंसर होगा सिंपल, यहाँ पे एक प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल होता है। तो सेंट्रोमेयर के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है? प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। सेंट्रोमेयर किस बला का नाम है? तो सेंट्रोमेयर वो बला है जो दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रखती है। दो क्रोमेटिड्स मिलकर क्या बनाते हैं सर? एक क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम आपको सिर्फ कब नजर आएगा? जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होगा या डिवाइड कर रहा होगा। तो जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, प्रश्न का- बिल्कुल सिर्फ तभी विजिबल होंगे। और जब सेल डिवाइड नहीं करा, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको हमेशा ये मिलेंगे, यानी कि ये सेल बनाया, ये न्यूक्लियस बनाया, तो इसके अंदर आपको बस धागे धागे नजर आएंगे, बस कुछ इस तरह। यहाँ पे हाँ। क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं है। और यहाँ पे छोटा सा एक और स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस से छोटा होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये वो चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होता है, चौड़ा होता है, थिक होता है, और क्रोमोसोम्स बना देता है फाइनली। और क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं बतूल? एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो सेम को बायो में हम लोग कहते हैं सिस्टर। तो क्या? सेम फॉर सिस्टर हो गया, ये सिस्टर फॉर सेम। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब दोनों सेम क्रोमेटिड्स। और ये सेंटर में अटैच्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल से जो ये बनाया हुआ है। उस मॉलिक्यूल का नाम होता है सेंट्रोमेयर। उसको हम लोग आगे जाके प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। ये छोड़ दो आप, अभी ना याद करो बेशक सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर मतलब काफ़ी है इन शॉर्ट। ये चीज़ें हैं। सही, एक क्रोमोसोम अगर हम बनाते हैं तो सेंट्रोमेयर के ऊपर वाला पार्ट, एक सेंट्रोमेयर के नीचे वाला पार्ट। और सेंट्रोमेयर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं पी आर्म। सेंट्रोमेयर के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यू आर्म। आप देखो, अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स। सेंट्रोमेयर के ऊपर वाला पी आर्म, नीचे वाला क्यू आर्म। सर क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है बेटा। उसको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए बतूल, या डीएनए के अंदर क्रोमोसोम? तो आपका आंसर होगा क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। सही बतूल। और डीएनए का अगर हम छोटा सा टुकड़ा लें, डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉइल्ड हुआ हुआ है, उसका छोटा सा अगर टुकड़ा लें, तो वो क्या कहलाती है बेटा? जीन। तीन। जीन, यानी कि अगर मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने बनाया डीएनए, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। सर इसका एक छोटा सा टुकड़ा दिखा दें, ये लो छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ से ले लिया इसको। इस छोटे से टुकड़े को फिर मैं क्या बोलूंगा? जीन। तीन। तो जीन इज अ टुकड़ा ऑफ डीएनए, या जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। के अंदर डीएनए है और डीएनए का टुकड़ा है जीन। बस तुम ये याद कर लो, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और हाँ डीएनए के अंदर जीन है। बिल्कुल। और जीन जो है, बिल्कुल जीन क्या कहलाता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सही है बतूल। मैं भी तुम्हें हम्म। दोबारा लिंक भेज रहा हूँ ताकि लेक्चर कंटिन्यू कर लें हम, सही है? मैं तुम्हें 10 मिनट हम्म। में लिंक भेज रहा हूँ दोबारा। ओके। ओके, मैं भेज रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।